हेलो दोस्तों। गगन सुबह समय पर उठा नहीं तो निशा को चिंता हुई। उसने गगन को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। निशा घबरा उठी। गगन को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। निशा ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से गगन को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। निशा और गगन की शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में निशा की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के साथ रहने लगे। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल्स पर दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना से जूझने वालों की हालत देखकर वह वैसे भी परेशान थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। मरीजों को अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब उनका क्या होगा, यही सोचकर वह कांप रही थी। जल्दी से उसने माँ को फ़ोन मिलाया। माँ, गगन को सुबह से बहुत तेज बुखार है, क्या करूँ? बेटा, यह समय भी बुरा चल रहा है। राजू भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। तू ऐसा कर, जल्दी से डॉक्टर को बुला और दवा शुरू कर। हाँ माँ, वह तो करना ही होगा। मेरी सास की भी तबीयत सही नहीं चल रही, वरना जेठ जी को बुला लेती। घबरा ना बेटी, धैर्य से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने समझाने का उसे प्रयास किया। निशा ने पति का कोरोना टेस्ट कराया। तब तक फैमिली डॉक्टर से पूछकर दवाई भी देती रही। इस बीच गगन की हालत ज़्यादा खराब होने लगी। वह उसे हॉस्पिटल लेकर गई। अस्पतालों से निराश लौटने के बाद तीसरे मुश्किल से बेड का इंतजाम हुआ। सास ससुर और जेठ भी दूसरे शहर में थे, सो मदद के लिए नहीं आ सके। वैसे भी दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था। रिश्तेदार चाह कर भी मदद नहीं कर पा रहे थे। आस पड़ोस वालों ने कोरोना के डर से दरवाजे बंद कर लिए। तब निशा ने अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया, पर सबके बहाने बना दिए। अकेली निशा पति की सेवा में लगी हुई थी। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों और मौत के तांडव के बीच किसी तरह निशा खुद को बचाते हुए पति के लिए दौड़ भाग करने में लग गई। कभी दवा की पर्ची लेकर भागती तो कभी खाना लेकर, कभी डॉक्टर से गिड़गिड़ाती तो कभी थक हार कर बैठ जाती। उसे कोरोना वार्ड में भी जाने की इजाज़त नहीं थी। बाहर रिसेप्शन में बैठकर पति के ठीक होने की कामना करती रहती। उस पर पति की तबीयत अच्छी होने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। उस दिन भी डॉक्टर ने पर्ची में कई दवाएं जोड़ कर लिखी। वह दवा लेने के लिए गई, मगर जो सबसे ज़रूरी दवा थी वो ही नहीं मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक ख़त्म हो चुका था। अब यह क्या करेगी? बदहवास सी वह अस्पताल के बेंच पर बैठ गई। बगल में ही परेशान सा युवक भी बैठा हुआ था। निशा ने उसकी तरफ मुखातिब होकर पूछा, आप बता सकते हैं कि यह दवा कहाँ मिलेगी? मैं खुद यह दवा ढूंढ रहा हूँ, आसपास तो मिली नहीं। मेरे दोस्त ने बताया है कि नोएडा की एक शॉप है, उसमें कुछ दवाएं मिल जाएंगी, सो वह मुझे दे देगा। अभी जाने की सोच ही रहा था। पर्ची लाइए, मैं अपने साथ आपके लिए भी दवा ले आऊँगा। बहुत मेहरबानी होगी। सुबह इसके लिए परेशान हो रही थी। पसीना पोंछते हुए निशा ने उसे कहा, मेहरबानी की कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। बस इतना शुक्र मनाइए कि दवा वहाँ मिल जाए। कहकर वह चला गया। करीब 2-3 घंटे बाद लौटा। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरों के बावजूद खुशी थी।
यह लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली मगर मिल गई, यही बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने की है? निशा का चेहरा भी खिल उठा। अरे नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं, आप पहले यह दवा खिलाइए मरीज को। उस दिन के बाद से दोनों में बातचीत होने लगी। वह अपने भाई की देखभाल में लगा था और निशा पति के लिए दौड़ भाग कर रही थी। दोनों का दर्द एक सा ही था। निशा जब भी व्यथित होती तो उसके कंधों पर सिर रखकर रो लेती। कोई चीज लानी होती तो विनय लेकर आता। निशा को घर छोड़ कर आता। धीरे धीरे तकलीफ के इन दिनों में दो अजनबी एक बंधन में बंधते जा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था जो दोनों को इस बंधन को और मजबूत बना रहा था। एक दिन गगन का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी घट गया। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। तब प्रतीक ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पूरे दिन कड़ी धूप और गर्मी में लाइन में लगकर आखिर वह ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही लौटा था। उस दिन निशा ने पूछा था, आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? इतना ख्याल रखते हैं मगर क्यों? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती, फिर बताओ ऐसा क्यों कर रहे हो? पहली बात, हर क्यों का जवाब नहीं होता, और दूसरी बात, हम दोनों हम सफ़र नहीं हैं तो क्या हुआ, हम दर्द हैं तो। आपके दर्द को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। आपकी तकलीफ़ देखकर मुझे दुख होता है। बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहता हूँ। एक अनकहा सा मगर मजबूत साथ महसूस कर वह गमों के बीच भी मुस्कुरा उठी थी। धीरे धीरे गगन की तबीयत और बिगड़ रही थी और उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर्स की भी कमी थी। कई वेंटिलेटर्स खराब हो गए। निशा ने प्रतीक को फ़ोन लगाया तो पता चला कि उसके भाई को भी कहीं और शिफ्ट करने की नौबत आ गई। आप चिंता न करें निशा जी, मैं अपने भाई को जिस अस्पताल में लेकर जा रहा हूँ, आपके पति को भी वहीं लेकर चलता हूँ। वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है और डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। प्रतीक ने उसे शाम में सब निपट गया तो प्रतीक का हाथ पकड़कर रूंधे गले से निशा इतना ही कह सकी, आप नहीं होते पता नहीं क्या होता। मैं नहीं होता तो कोई और होता। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। ऐसा नहीं है प्रतीक जी, मैंने अपने दोस्तों, पड़ोसियों, परिचितों को भी देख लिया। इस कठिन समय में कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं, केवल आप हैं, जिसे 4 से 6 दिन पहले तक मैं जानती भी नहीं थी। आज लगता है आपके बिना रह ही नहीं सकती। उसकी बात सुनकर प्रतीक ने एक अलग ही नज़र से निशा की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा कर चला गया। निशा के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगी कि प्रतीक का साथ इस परेशानी के समय में भी कितना सुकून दे जाता है। अस्पताल के मरीजों के रिश्तेदारों की भाग दौड़ और परेशानियों के बीच भी चंद लम्हे वह केवल प्रतीक के बारे में ही सोचती रहती थी। इसी तरह 2-3 दिन गुजरे। गगन की हालत काफ़ी गंभीर थी। फिर एक दिन सुबह निशा को सूचना मिली कि उसकी पति की मृत्यु हो गई। एक पल में निशा को लगा जैसे वह अधूरी रह गई, उसका सब कुछ छिन गया। प्रतीक ने जितना हो सका धैर्य बंधाया। कोरोना की वजह से वह पति के शव को घर भी नहीं ले जा सकती थी। लॉकडाउन लगा हुआ था, घर वालों का आना भी कठिन था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि पति को अंतिम विदाई कैसे दें। इस वक्त भी प्रतीक उसके काम आया और मुश्किल की इस घड़ी में सबसे पहले उसने निशा को शांत कराया। फिर उसके पति को शमशान तक ले जाने का भी सही इंतजाम करवाया। वह निशा के साथ शमशान तक गया और निशा को उसके घर छोड़ने आया। प्रतीक समझ रहा था कि उसकी तबीयत खराब है,
वह अकेली सो और अपने खाने पीने को लेकर लापरवाह रहेगी, तबीयत खराब होगी। 2-3 दिनों के बाद जब निशा थोड़ी सामान्य हुई, पति की मौत सदमे से उभरी। प्रतीक उसके लिए अपनों से बढ़कर बन चुका था, मगर उसे पता नहीं था कि वह कहाँ रहता है, क्या जॉब करता है, उसका फ़ोन नंबर क्या है। निशा घबरा उठी। वह प्रतीक से संपर्क करना चाहती थी, मगर ऐसा हो न सका। अब उससे रहा नहीं गया। कुछ सोचकर उसी अस्पताल में पहुंची जहां उसके पति और प्रतीक का भाई एडमिट था। फिर वह उसे खोजती हुई कैंटीन में भी गई, हर तरफ चक्कर लगाया, प्रतीक कहीं नजर नहीं आया। तभी उसे वह नर्स नजर आई जिससे निशा की जान पहचान हो गई थी। निशा के पति की देखभाल वही नर्स करती थी। निशा उसे अक्सर अम्मा कहकर पुकारती थी। नर्स ने प्रतीक को भी उसके साथ कई बार देखा था। निशा दौड़कर नर्स के पास गई। दुखी स्वर में नर्स से कहा, सॉरी बेबी, तुम्हारे पति को हम बचा नहीं पाए। जो लिखा था वह हो गया, पर यह बताओ अम्मा, आपको प्रतीक याद है जो अक्सर मेरे साथ होता था? उसके भाई का इलाज चल रहा था। हाँ बेबी, उसके भाई की भी मृत्यु हो गई। वह खुद भी एडमिट है, उसे भी कोरोना है। और जानती हो बेबी, वह तेरे पति वाले बेड पर ही है, बेड नंबर 125। सच अम्मा, आप इसे पहचानती हो ना? हाँ बेबी, पहचानती हूँ। तेरी बहुत हेल्प करता था, पर अब उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, अकेला है वह। मैं हूं ना अम्मा, अब उसके लिए किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। ठीक है बेबी, मैं बताती हूँ तुझे। इसके बाद निशा पूरे मन से प्रतीक की सेवा में लग गई। उसके लिए घर का खाना, फल, दवाएं, सब उसकी हर जिम्मेवारी अपने ऊपर लेना, डॉक्टरों से उसकी तबीयत की हर वक्त जानकारी लेते रहना, जैसे काम वह पूरे उत्साह से कर रही थी। इस बीच प्रतीक की हालत बिगड़ी। उसे आईसीयू में ले जाने की जरूरत पड़ गई। इसके लिए अस्पताल के क्लर्क ने उसके आगे एक फॉर्म बढ़ाया। उसके मरीज के साथ क्या संबंध है यह लिखकर हस्ताक्षर करना था। ये कुछ पलों के लिए सोचती रही कि वह क्या लिखे। फिर उसने खाली जगह पर पत्नी लिखकर साइन कर दिया। क्लर्क को कागज थमाकर वह खुद में ही मुस्कुरा उठा। 2-3 दिन आईसीयू में रहकर प्रतीक की हालत में सुधार आ गया। 7-8 दिनों तक लगातार सुधार होने पर रिपोर्ट नेगेटिव आ गई और उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज वाले दिन वह बहुत खुश थी। उसने सीधा अपने घर के लिए कैब बुक किया और प्रतीक को अपने घर ले गई। प्रतीक ने टोका तो निशा ने थोड़े शरारती अंदाज में जवाब दिया, मैंने फॉर्म में एक जगह यह लिखकर साइन किया है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इसलिए अब मेरा और तुम्हारा घर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही होगा। मगर निशा, लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है प्रतीक? जब मुझे ज़रूरत थी तो क्या लोग मेरी मदद के लिए आए थे? नहीं ना, उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया था। अब मेरी बारी है, इसमें गलत क्या है? तुम थोड़े ठीक हो जाओ फिर सोचेंगे कि क्या करना है। निशा ने अपना फैसला सुना दिया। करीब 10 दिन बाद निशा ने जी भर कर प्रतीक का ख्याल रखा। हर तरह से उसकी सेहत पहले की तरह बनाने और खुश रखने का प्रयास किया। निशा एक संयुक्त परिवार से संबंध रखती थी। ससुराल में धन संपत्ति की कमी नहीं थी। यह घर भी पति के बाद उसके नाम हो चुका था। बस एक हमसफर की कमी थी जिसे प्रतीक पूरा कर सकता था। उस दिन शाम में निशा ने प्रतीक के हाथों को थाम कर कहा, जो बात मैं अनजाने में ही उस फॉर्म में लिखा, क्या हम उसे हकीकत का रूप नहीं दे सकते? क्या मैं तुम्हें अपने हमदर्द के साथ साथ एक हमसफर के रूप में भी स्वीकार हूँ? मुझे लगता है निशा कि अब यह बात करना फजूल है। मतलब यह है कि तुम ऑलरेडी मेरी हमदर्द और हमसफ़र बन चुकी हो। हम हमेशा साथ रहेंगे। तुमसे बढ़कर कोई और मेरा ख्याल नहीं रख सकता, कहकर प्रतीक ने निशा को गले से लगा लिया।